Hello students. Uh, Today we are going to discuss a topic which is constructor. It is also there in other languages like C++. कंस्ट्रक्टर क्या है, ये क्यों रिक्वायर्ड है, क्या इसके बिना काम चल सकता है, क्या ये हम नहीं करेंगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, इस तरह की कुछ बातें कंस्ट्रक्टर के बारे में कही जाती हैं। वो इसलिए कही जाती है क्योंकि कंस्ट्रक्टर को कभी भी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं बोलते हैं लोग कि भाई अब तक हमने प्रोग्रामिंग की, क्या हमने कहीं कंस्ट्रक्टर बनाया? नहीं बनाया। तो एक जनरल अगर आदमी यहीं तक प्रोग्रामिंग को छोड़ दे या थोड़ा सा आगे छोड़ दे तो फिर इस तरह की मिसकंसेप्शंस बन जाते हैं कि कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्ड नहीं है प्रोग्राम को रन करने के लिए, विच इज़ फाइन फॉर सम एक्सटेंट। बट आप ये समझिए कि कंस्ट्रक्टर के बिना ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ भी नहीं होता। आप बनाएं या आपका JVM कंपाइलर बनाए, ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहली चीज़ ये आती है कि कंपाइलर आखिर है क्या। ठीक है, तो कंपाइलर क्या हुआ, एक ऐसा टूल कह लीजिए, एक ऐसा मेथड कह लीजिए जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है और क्लास का ही मेंबर माना जाएगा और ये आपके ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के काम में आएगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाना, ये किस तरह की बात हुई। ठीक है, हमने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना पढ़ा, हमने बाकी चीज़ें इनिशियलाइज करनी पड़ी, लेकिन बात जब आती है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने की तो इसका मतलब क्या है, आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट के बनते ही आप चाह रहे हैं कि आपकी कुछ चीज़ें ऑटो इनिशियलाइज हो जाएं ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो आपका ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास से रिलेट करता है। ठीक है, और क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट होती है ना। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास के सारे वेरिएबल्स को, मेंबर्स को अपने पास में एसोसिएट रखता है। तो जब आप मेंबर्स को इनिशियलाइज करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहाँ तक हमने कुछ प्रोग्रामिंग देखी थी तो हमने कई बार ऐसा किया भी है, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फिर कंस्ट्रक्टर को आखिर कौन कॉल करता है? ठीक है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। अगर आप कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करते हैं तो कंपाइलर आपके लिए एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया उसके बाद कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कंपाइलर आपके लिए कॉल नहीं करता है। फिर अगर आपको फंक्शनलिटीज़ चाहिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर टाइप की तो फिर आपको इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली एक जो है वो कंस्ट्रक्टर जो है वो खुद बनाना पड़ेगा, जो दिखने में कुछ कुछ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जैसा होगा। दोबारा सुनना, आप अगर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो आपके लिए कौन बना के देगा? कंपाइलर बना के देगा। लेकिन अगर आपने एक बार कंस्ट्रक्टर बना दिया तो फिर कंपाइलर जो है वो कुछ नहीं करेगा, फिर आपको आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो अपने हिसाब से मैनेज करना होगा। आपको ऐसे कॉल्स लिखने से बचना होगा जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर टाइप का कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हो, या फिर आपको ऑलरेडी एक नो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो लिख देना होगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ कहानी सभी ने समझी। तो फिर हम आते हैं एक बार कि आखिर कंस्ट्रक्टर जो है उसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक क्लास है पब्लिक और क्लास का नाम है वही हमारी हेलो क्लास। ठीक है, ये आपकी एक क्लास हो गई और ये मान लीजिए आपकी यहाँ पर ख़त्म हो गई है। ठीक है, इसके अंदर आपने कुछ वेरिएबल्स डाल दिए, इंट a, या फिर आप इसको किसी पर्टिकुलर ABC ही ले लीजिए, चलिए A, B एंड C आपने कोई वेरिएबल्स इसके अंदर डाले हुए हैं। अब मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर इस तरीके से, देखिए आप ध्यान से देखना, पब्लिक हेलो। ठीक है, ये इस तरीके से आपने आज से पहले कुछ नहीं बनाया है। ठीक है, क्यों नहीं बनाया है ये समझिए। आप क्या लिखते थे, प्रोग्राम लिख रहे हैं हेलो प्रोग्राम, तो मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर मान लीजिए वो बनाना है आपका
फंक्शन, तो आपने मान लीजिए रन नाम से फंक्शन बनाया, तो वो आप इस तरीके से बनाते थे। तो सर हमने रन बनाया, हमने इसकी जगह हेलो लिख दिया, तो हेलो लिखने से क्या इशू हो गया, ऐसा क्या नई चीज़ हो गई? तो ये आप थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश कीजिए कि ये जो हेलो है जो कि हमने लिखा है, ये हेलो और आपकी क्लास का नेम सेम है, ठीक है। तो भाई क्लास का नेम सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपाइलर को इससे क्या प्रॉब्लम है क्लास का नेम सेम होने से? तो प्रॉब्लम ये कुछ इस तरीके से है, अगर आप यहाँ लिखते ऐसा, मान लीजिए आप यहाँ इस तरीके से लिखते पब्लिक और यहाँ आप लिखते void और फिर आप हेलो लिखते, कुछ आर्गुमेंट पास करते, तो एक नॉर्मल फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करता है लगभग, ठीक है। अब ये void यहाँ क्या है? ये void है यहाँ पर रिटर्न टाइप, ठीक है। ये क्या है? रिटर्न टाइप हुआ आपका, कि जो आपका फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है। कंस्ट्रक्टर के केस में क्या होता है, ये रिटर्न टाइप नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। तो अब ये हेलो नाम का कंस्ट्रक्टर बन गया जो कि सेम नेम ऑफ क्लास होता है, हमेशा ध्यान रखना ये सेम नेम ऑफ क्लास होगा। और यहाँ पर आपने एक्सेस स्पेसिफायर लिख दिया है जो कि आपने क्या लगाया है, पब्लिक लिया है, ये आपने पब्लिक लिया है, राइट। तो ये चीज़ें निकल के आती हैं। अब सर ये बन गया कंस्ट्रक्टर, ना तो हम इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट अभी ले रहे हैं, ना हमने नीचे कुछ काम किया है इसके अंदर, अभी हमने इसको एज इट इज छोड़ा हुआ है। अब आप तो ये बताइए कि पहले ये कॉल कैसे होगा, ठीक है, ताकि इसकी फंक्शनलिटीज सब समझेंगे जब इसको कॉल कर पाएंगे। तो कॉल करने के लिए आप सबसे पहले जो आपका स्टेटमेंट लिखते थे, पब्लिक स्टैटिक void main, ठीक है, स्ट्रिंग, देन आप ब्रेसेस स्टार्ट करते थे और इस तरीके से आप स्ट्रिंग आर्क्स लिखते थे। तो यहाँ जब आपने ये स्टार्ट किया, और यहाँ ध्यान देना, यहाँ जब आप स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट जैसे आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते थे, बॉक्स b1 इज इक्वल्स टू न्यू, या फिर इसको कुछ भी लिख दीजिए, हेलो क्लास है हमारी, तो हेलो b1 इज इक्वल्स टू न्यू हेलो, ठीक है। तो ये चीज़ निकल के आती है, राइट। तो अब इसको समझिए। सबसे पहले क्या आपका कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको न्यू ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल पड़ेगी, इसके बिना नहीं बनेगा। तो हमेशा कंस्ट्रक्टर डायनेमिकली आपका बनेगा। तो जैसे आप नॉर्मली किसी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो कैसे आप उसको लिखा करते थे? क्लास का नेम आप लिखते थे, मान लीजिए कार, C1 इज इक्वल्स टू न्यू कार, इसी तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर है, बस आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लास का नेम से स्टार्ट करेंगे और जो आपका कॉल होगा कंस्ट्रक्टर का वो इसके हिसाब से चलेगा, राइट। तो ये आपने यहाँ सेकंड हाफ में जो है इज इक्वल टू के बाद आपने इसको कॉल करवाया है, ये आपका रेफरेंस वेरिएबल बन गया है और ये हेलो से बिलोंग करता है। तो ये आपका एक तरीके से हमने कंस्ट्रक्टर का काम किया। इससे क्या होगा, आपका कंपाइलर चेक करेगा हेलो नाम का कोई कंस्ट्रक्टर है, वो जाकर के देखेगा हेलो नाम का कंस्ट्रक्टर है और ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक तरीका है किसी कंस्ट्रक्टर को बनाने का। अब इसका मोटिव समझिए आप, ठीक है। मोटिव इसका कुछ इस तरीके से है, आपने अगर ऑब्जेक्ट बनाया किसी क्लास का और जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये लाइन आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए। आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा। तो अब या तो आप कॉल करें या आपके लिए जो आपका कंपाइलर है वो कॉल करके देगा। तो ये आप समझिए। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनता है कंपाइलर तो कॉल होता है। अगर मैं इसको हेलो b2 लिख दूंगा तो फिर अगेन आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा।
अब कौन सा कॉल होगा, कितने तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए बेसिक ये है। अब मान लीजिए आप कंस्ट्रक्टर का मेन मोटिव क्या है। कंस्ट्रक्टर का मेन मोटिव ये है कि आप भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट बनते समय अगर आपको कुछ उस टाइम पर कंपाइल करवाना है, उस टाइम पर अगर आपको कुछ काम करवाना है, तो वो आप काम यहाँ करवा सकते हैं। जैसे ही आपने B1 लिखा, हेलो B1, अब जैसे ही आप B1 लिखोगे आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और कंस्ट्रक्टर में अगर आपने सिंपली ये भी लिखा हुआ है, मान लीजिए कि a इज इक्वल्स टू 10 आपने लिखा हुआ है कि भाई मुझे a की वैल्यू जो है वो 10 करनी है, ये लिखा हुआ है, या आपने कोई SOP लिखा हुआ है, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आपने कुछ यहाँ प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो इस तरह का आप कुछ भी काम जो आपको ऑब्जेक्ट बनते टाइम करवाना है, वहां आप कंस्ट्रक्टर में वो काम करवा पाएंगे इजीली, ठीक है। तो पहला काम क्या है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का। दूसरा, आप उस टाइम इनिशियलाइज के टाइम पर कुछ भी कोड में यहाँ लिख सकते हैं और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली बात हुई। अब ये समझिए थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये है इसके अंदर कि अभी हमने मान लीजिए कोई भी वैल्यू ABC की नहीं रखी है, और अगर हम यहाँ से इन ABC की वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहें, जैसे आपको पता है ऑब्जेक्ट से वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करते हैं। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहें ABC में तो क्या होगा, ठीक है। तो आप समझिए इस बात को कि यहाँ पर कुछ आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हैं वो डली होती हैं, तो वो समझना। अभी अगर आपने सेट कर दिया यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू 6, तब तो आपको ये वैल्यूज़ होंगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया है, ठीक है, तब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई आपका टाइप है, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखें डिफ़ॉल्ट वैल्यू। हालांकि आप चाहें तो इसको रन करवा के देखेंगे तो वो चेक भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, और इससे कोई बहुत ज़्यादा आपके प्रोग्रामिंग में फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसको इनिशियलाइज करके चलेंगे। बट इन केस कहीं आपको प्रोग्रामिंग में कहीं आउटपुट दिखता है इस तरह का, तो आप समझ जाइए कि वो क्या है। जैसे मान लीजिए आप बूलियन लेके चलते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने सबसे पहले क्या लिया, बूलियन। ये आपने सबसे पहले बूलियन लिया, तो बूलियन के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो आपको फॉल्स होगी, ठीक है। मतलब जब आप किसी भी एक बूलियन वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे बिना इनिशियलाइज करवाए हुए ऑब्जेक्ट को, तो वो आपको फॉल्स देगा, ठीक है, गार्बेज नहीं देगा, फॉल्स आपको रिटर्न करेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बाइट की, ठीक है, तो बाइट के केस में ये आपको 0 देगा, और बाइट एंड आप इसके साथ ही लिख लीजिए शॉर्ट, ठीक है, एंड इंट, इन तीनों के लिए ही ये क्या देगा, आपका 0 वैल्यू देगा। हमेशा याद करने के लिए आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए होगा तो ये 0 और L लगा होगा, ठीक है। अगर आप इसको लॉन्ग की बात करेंगे तो लॉन्ग के लिए वो आगे 0 L लगा होगा, मतलब कुछ इस तरीके से आपको, जैसे मान लीजिए लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग के केस में ये 0 और आपको L इस तरीके से लगा हुआ मिलेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैरेक्टर के केस की अगर बात करें तो कैरेक्टर के केस में ये इस तरीके से होगा, ठीक है। और अगर फ्लोट की आप बात करोगे तो फ्लोट के केस में जैसे यहाँ L लगा हुआ है वहाँ F आ जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं अगर आप बिना इनिशियलाइज किए हुए कंस्ट्रक्टर पर काम करते हैं तो। चलिए, ये हो गई बात एक। अब इसकी कुछ स्पेशल पॉइंट्स आप देखिए, ठीक है। स्पेशल पॉइंट्स में अगर हम बात करेंगे तो आपका फर्स्ट जो चीज़ आएगी वो क्या आएगी कि जो आपका कंस्ट्रक्टर है ये एक स्पेशल टाइप का मेथड है, जैसे कि हमने बात की, और ये किस काम आएगा, टू इनिशियलाइज द
ऑब्जेक्ट। सबसे पहला काम इसका किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना हुआ। उसके बाद में आप देखिए ये आपका क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट इज, ये जो है आपका मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये आपका ये आपका बनाना मैंडेटरी नहीं होता है। इसके बिना भी प्रोग्राम आपका रन करता है विद यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ कंपाइलर विच कंपाइलर कॉल्स फॉर यू, राइट। उसके बाद देखिए ये आपका वो बात हो ही गई थी कि अपने लिए वो कर देता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर्स कैन बी पैरामीटराइज्ड। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर जो है वो आपके पैरामीटराइज्ड हो सकते हैं, मतलब 1 पैरामीटर हो सकता है, 2 पैरामीटर हो सकते हैं, मैनी पैरामीटर्स के लिए काम कर सकता है। जो आपका कंस्ट्रक्टर होता है, मतलब जो इनपुट लेते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, हम इनपुट ले सकते हैं 1, 2 या 1 से ज़्यादा या कोई भी नहीं। तो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर हो सकता है, 1 आर्ग्यूमेंट हो सकता है और मैनी आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर हो सकता है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, और constructors can be, ये हम प्रोग्रामिंग में अभी देखेंगे, कंस्ट्रक्टर्स को आप ओवरलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपने अब तक प्रोग्रामिंग में पढ़ा भी होगा ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग क्या होती है। अभी हम जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो इस चीज़ को और अच्छे से देख लेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि आपने आपके फंक्शन का नेम जो है वो सेम रखा हुआ है और आप जो है उसकी इनपुट को चेंज करके और आप उसका यूज़ कर रहे हैं फंक्शन का। जैसे आपने रन लिखा और रन में कभी आप 1 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, कभी 2 कर रहे हैं, कभी 3 कर रहे हैं, कभी आर्ग्यूमेंट का टाइप चेंज कर दे रहे हैं, वो ओवरलोडिंग होता है। तो आप कंस्ट्रक्टर के साथ भी ये काम कर सकते हैं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल विद द कंस्ट्रक्टर्स, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप नहीं करेंगे तो बल्कि हम एक तरह का इशू मान सकते हैं, वो अच्छी प्रोग्रामिंग हैबिट नहीं मानी जाएगी। आप कंस्ट्रक्टर यूज ही इसके लिए कर रहे हैं, अगर आपने मान लीजिए उसको ओवरलोड नहीं किया तो फिर उसका यूज ही क्या है ना। तो ओवरलोडिंग भी आपका एक इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। एक और देखिए, ये जो है आपका कंस्ट्रक्टर ये ध्यान देना, कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट। तो ये ध्यान रखना आप कि एक जो कंस्ट्रक्टर होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, फाइनल भी नहीं हो सकता है और स्टैटिक भी नहीं हो सकता है। तो अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिलता है किसी कंस्ट्रक्टर के सामने तो आप समझ जाइए कि वहाँ आपको एरर आने वाली है। ना आप इसको एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, ना आप उसको फाइनल कर सकते हैं, ना आप उसको स्टैटिक बना सकते हैं। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि ये चीज़ें आपको नहीं लगी होनी चाहिए कंस्ट्रक्टर के सामने। जब अभी आगे क्लासेस आएंगी तो हालांकि ये जावा से पहले की प्रोग्रामिंग का ज़्यादा पार्ट है, लेकिन मैं आपको ये तीनों ही चीज़ें भी एक अलग से वीडियो बना करके, और स्टैटिक क्या होता है, फाइनल क्या होता है, क्या इनके बीच में डिफरेंसेस है, क्या प्रोग्रामिंग हैबिट्स में हम इसको यूज़ करते हैं, इस पर भी एक वीडियो आपके लिए बना देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये बता देंगे आपको, कुछ चीज़ें इनमें से इनहेरिटेंस में भी काम आएंगी, तो आपके लिए वहाँ भी वो चीज़ कवर हो जाएगी। ठीक है, अभी के लिए ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के केस में। ठीक है, और ओवरलोड तो ये हो ही सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। और एक सेम नेम ऑफ क्लास होता है, ये भी आप लिख लीजिए, कंस्ट्रक्टर ऑलवेज बिगन्स विद, ये आप लिख लीजिए, कंस्ट्रक्टर ऑलवेज सेम नेम एज क्लास। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी एक कंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग, कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्या नहीं होना चाहिए, क्यों कॉल होता है, क्यों नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हमने अभी कंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग
देख ली हैं। बाकी अभी हम जब इसको प्रोग्रामिंग करेंगे तभी बाकी चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें अगर आप और घुसना चाहें, क्योंकि अभी आपको इनहेरिटेंस मैंने नहीं पढ़ाया तो मैं नहीं लिखवाना चाह रहा था, बट ठीक है, आप इसको यू कैन नॉट ओवरराइड, ठीक है, यू कैन नॉट ओवरराइड द कंस्ट्रक्टर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जो है कंस्ट्रक्टर को ओवर राइड नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये जिन्होंने इनहेरिटेंस पहले पढ़ा है वो समझ गए होंगे, वरना इनहेरिटेंस में आ ही जाएगा। ओवरराइड करने का मतलब क्या होता है, डिफरेंट क्लासेस होती हैं, आप इनहेरिट करते हैं तो आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप फंक्शंस को आपस में कंस्ट्रक्टर्स को कॉल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ओवरराइड ये जरूर ध्यान रखना है, अगर आपको मान लीजिए सेम नेम ऑफ क्लास ऊपर भी मिलता है नीचे भी मिलता है किसी दूसरी क्लास में जिसने उसको इनहेरिट किया हुआ है, तो वो वहां पर आपको अलाउड नहीं होगा। तो कभी कोड देखते हो तो उसमें एरर आएगी, आप आंख बंद करके आउटपुट लगा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ी हैं। बाकी इसके बारे में अभी हम प्रोग्रामिंग में देखते हैं करके, तो आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि आखिर ये क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए इसको प्रोग्रामिंग में देखते हैं हम। चलिए स्टूडेंट, अब हम इसका प्रोग्रामिंग पार्ट देख लेते हैं। एक बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर के, और उसको बना के देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले इसको सेव करते हैं, कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल, ठीक है। और इसको मान लीजिए मुझे सेव करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको सेव कर दिया है। अब इसमें हम प्रोग्राम करते हैं। तो मान लीजिए आप स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम करना। आपकी क्लास का नाम है जो हमने बोर्ड पे किया उस टाइप का प्रोग्राम कर लेते हैं। या मान लीजिए आप कुछ भी एक स्ट्रिंग का भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने लिखा क्लास हेलो, या इसका नाम तो आपको सेम ही रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल फर्स्ट कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल 1, ठीक है। देखिए एक फैसिनेटिंग सी लाइन है जो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर इसका क्या मतलब है। जैसे लाइन ध्यान से सुनना, वो ये है कि एक कंस्ट्रक्टर ही ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। अब ये लाइन बहुत बार ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी कई जगह मुझे लिखी हुई सुनने को मिली है। अ कंस्ट्रक्टर मेक्स एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। क्या मतलब है इस लाइन का? तो इस लाइन का मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास में एक कोई रेक्टेंगल टाइप का ऑब्जेक्ट है, मतलब एक क्लास है रेक्टेंगल जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है रेक्टेंगल से। उस रेक्टेंगल क्लास के अंदर आपने मान लीजिए एल और बी लिया हुआ है, लेंथ और ब्रेड्थ उसकी ली हुई है, ठीक है। अब आप समझिए कि आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हैं तब क्या होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो उसके अंदर आई हुई हैं, ठीक है। लेकिन क्या वो किसी पर्टिकुलर रेक्टेंगल को बता पाएंगी कि इस रेक्टेंगल की क्या हाइट है, क्या लेंथ है? जब वो किसी चीज़ को बता ही नहीं पाएंगी और हम ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एक रियल टाइम एंटिटी है, तो वो ऑब्जेक्ट कब बनेगा? जब उसके पास उसकी वैल्यूज़ ऑलरेडी इनिशलाइज होंगी। तो अगर हम ऑब्जेक्ट बनते ही उसके अंदर एल इज इक्वल्स टू कुछ भी इनिशलाइज करवा दें, 1 या 2 इनिशलाइज करा दिया और उसकी जो विड्थ है उसके अंदर भी हमने 4 या 5 कुछ भी एक वैल्यू डाल दी, तो उस केस में जो एक रेक्टेंगल है वो बन के खड़ा हो गया, ठीक है। इसका मतलब एक रियल टाइम एंटिटी जो है वो आपके पास बन के आ गई। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो उसके ऊपर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जाएंगी जो पता नहीं कंस्ट्रक्टर किस तरह का होगा, वो नहीं बता सकते हो आप। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये कभी भी आपको सुनने को मिले तो उसका जस्टिफिकेशन आपको कुछ इस तरीके से देना है। अब मान लीजिए आप सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, जो आपकी हमेशा के लिए हैबिट है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड
मेन स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्स आपने लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। जैसे कि आपको मैंने प्रॉपर्टीज में लिखवाया, द कंस्ट्रक्टर इज सेम नेम ऑफ क्लास। तो अब आपका कंस्ट्रक्टर किस नाम से बनेगा, कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल 1 के नाम से आपका कंस्ट्रक्टर अब बनने वाला है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपने कोई चीज़ लिखी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बनेगा आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और अभी के केस में मान लीजिए मैं लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं आप, अब तक तो सबको आ ही गया होगा। ये आप लिखते हैं कुछ भी obj1 लिख दीजिए, और उसके बाद में न्यू, और देन अगेन विल डू दिस, राइट। तो ये आपका, जैसे ही आपने स्टेटमेंट लिखा, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया, वैसे ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। C++ में आप जिन्होंने देखा है वो ध्यान रखिए, जैसे ही आप ये लिखते हैं सिंपल ये स्टेटमेंट लिख के, जैसे ही आप सेमीकोलन लगाते हैं तब भी आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाया करता था, क्योंकि वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं था कि आप न्यू ऑपरेटर से ही ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। लेकिन यहाँ ये रिक्वायरमेंट है कि इसके बिना नहीं होगा, आपको न्यू से ही इसको बनाना होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब क्या होगा, ये किस तरह का कंस्ट्रक्टर है, तो ये आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक तरीके से हो गया, या इसको कह लीजिए अभी के केस में नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है, तो अब देखिए इस प्रोग्राम को हम, और उसके बाद में एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और देन हम क्या लगाते हैं, कुछ भी प्रिंट कराते हैं, मान लीजिए अभी के केस में हेलो। ये तो कंस्ट्रक्टर का कोई लेना देना नहीं है इससे, सिर्फ इसलिए कि आपका प्रोग्राम जो है वो ठीक से रन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वो देखने के लिए हमने ये चीज़ लिख दी है। ठीक है, एक बार मैप करा के इसको देख लेते हैं, हमारा प्रोग्राम ठीक चलना चाहिए। यहाँ देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर नाम से हमारा प्रोग्राम आ गया है कि नहीं आया है, आ गया है। ठीक है, चलिए कमांड प्रॉम्प्ट खोलें, यहाँ हम लिखते हैं जावा सी .java। हाँ, कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल 1 जावा नॉट फाउंड। तो एक बार देख लेते हैं क्या यहाँ पर हमारी फाइल जो है वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर आपने इसके केस का भी फ़र्क लिया तो प्रॉब्लम आएगी। कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल 1 सीम्स टू बी गुड, ठीक है, यहाँ भी ठीक लग रहा है। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ आप इस तरीके से dir करके चेक कर लिया कीजिए कि आप सेम उसमें हैं कि नहीं हैं। तो दिस इज़ कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल 1, ओहो दिस इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए देखिए ये आपकी क्या है, टेक्स्ट फाइल दिख रहा है। जब हमने सेव की तो हम इसको .java करना भूल गए, इट हैपन समटाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब इस तरीके से इसको पाएँ तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम तो आपने लिख ही लिया है, अब आप इसको जब सेव एज़ करेंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेव एज़ कर लीजिए, राइट, यहाँ पर आप 2 लिखिए, .java लिखिए, ये यहीं पर जा कर के सेव हो जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ये आपने सेव कर लिया। अब आपकी फ़ाइल का नाम आपने 2 कर दिया है, यहाँ कर लीजिए। तो कई बार अगर आप भूल जाते हैं तो आप चाहें तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। एक्सटेंशन आपको चेक करना आता ही है। चलिए अब एक बार इसको ट्राई करते हैं।
जावा सी टू डॉट जावा। ठीक है, मतलब अब कुछ एरर आई तो हमने कुछ तो मतलब जो है प्रोग्राम एक्सेस तो कम से कम हुआ है। ठीक है, चलिए 2 फाइलें खुल गई हैं, हम एक फाइल को बंद कर देते हैं। अब आपने देखा एक एरर, ये क्या बोलता है, एरर देखिए आप। अच्छा है ये अभी आ गई आपके सामने। देखिए ये क्या बोल रहा था, जब हमने यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, ध्यान से देखिए, जब हमने यहाँ 1 लिखा हुआ था तो एरर क्या आ रही थी, देखिए कि आपका जो ये कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल है इसको इनवैलिड टाइप से आपने मेथड बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ तो ये इस कंस्ट्रक्टर को क्या मान बैठा है, प्रोग्राम। ठीक है, और ये बोल रहा है कि आप इसका कुछ रिटर्न टाइप दो। भैया ऐसे कंस्ट्रक्टर कभी भी नहीं बनता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्लास का नेम इसको सेम करना भूल गए थे। तो अगर हमने क्लास का नेम सेम किया और अब आप इसको सेव करेंगे तो आपका कंपाइलर अब इसको कम से कम ये एरर नहीं दिखाएगा। नहीं दिखाया, कंपाइल हो गया, इसका मतलब अब वो उसका कंपाइलर का आपने कन्फ्यूजन खत्म कर दिया कि ये मेथड है कि ये कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर का नाम सेम नेम ऑफ क्लास कर दिया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। अब इसको हम रन करवा के देख लेते हैं। हेलो प्रिंट हो गया है। ठीक है, चलिए हेलो प्रिंट हमने पहले भी करवाया है, बट हमने कभी भी इस तरह का कोड अलग से नहीं लिखा था, विच इज़ वेरी मच फाइन, कोई इशू नहीं है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ लेता हूँ, समझने की कोशिश करना। इंट a इज इक्वल्स टू, या इंट a b c, इस तरीके से जैसे वैल्यूज़ हम ले रहे थे वो मान लीजिए मैंने आपके लिए वैल्यूज़ ले ली हैं और इसको सेव भी करवा देते हैं। अब ये समझना, जैसे ही आपने ये वैल्यूज़ लिखी, इसका कंस्ट्रक्टर से कोई लेना देना नहीं है वैल्यूज़ का, और आपने सिंपली यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट कॉल किया, तो अब अगर ये ऑब्जेक्ट हमने इस क्लास का बनाया है तो ऑब्वियस बात है कि ये जो क्लास है इसके मेंबर्स हैं ABC, तो ये ABC भी जो है इस ऑब्जेक्ट से एसोसिएट हो गए हैं। तो अब इनमें क्या वैल्यूज़ है ये हमको देखनी हो, और हम अगर ये लिखें A में क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा R&D इसमें करना पड़ेगा। ये क्या बोलता है, ठीक है, ये आपका इसको स्टैटिक लेना होगा और ये नॉन स्टैटिक से होगा। चलो कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, और अब इसको रन करते हैं। 0 वैल्यू आ रहा है। तो जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था कि हमने इसमें कुछ भी नहीं डाल रखा, फिर भी ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है कंपाइलर ने इसको 0 असाइन किया हुआ है। अब समझना, इससे पहले जो आपका ये A आया था, हमने यहाँ स्टैटिक नहीं लगाया था। ठीक है, वो क्या इशू है समझना, कि जब भी आपने ये वाला स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, इससे ऊपर आप जब भी कोई भी वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले कोई क्लास भी नहीं बनी हुई है, तो इससे पहले आप जो भी वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे वो हमेशा स्टैटिक करेंगे। हमने एक याद करो, एक जब सॉर्टिंग करवाई थी आपको, जिसमें हमने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद उनको जो आपका डिक्शनरी का ऑर्डर है उसके अंदर लिखा था, तब भी हमने उसको अगर स्ट्रिंग को जो है इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाले स्टेटमेंट से ऊपर लिखा था तो उसको हमेशा स्टैटिक लिखा था। ठीक है, इसके बाद आप जो भी लिखेंगे उनको आपको स्टैटिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको इसने A की वैल्यूज़ नहीं दिखाई हैं। तो जब आप खुद से कोड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको और भी ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी। तो कहीं आपको लिखा आए इस तरीके से, मान लीजिए आपने स्टैटिक नहीं लगाया हुआ, तो आप ये मान के चलिए कि 100 में से 90 बच्चे जो हैं वो आपको क्या बोलेंगे, इस प्रोग्राम को सही बोलेंगे। और अगर आपने बाई चांस ये भी लिख दिया तब तो बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ में आ गई? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है तो यहाँ आपको स्टैटिक लगाना ही पड़ेगा, तब वो चीज़ जो है वो आपको होगी। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है। अब अगर मुझे मान लीजिए वैल्यूज़ को असाइन भी करवाना है और कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये काम करवाना है मुझे, तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए
अब ये जो कंस्ट्रक्टर है ये आपका एक तरीके से क्या हो गया, नो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं था। हाँ, आप अगर चाहें तो ये वैल्यू जो है वो आप ऊपर भी प्रिंट करवा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो यहीं प्रिंट होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ कुछ और भी काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कोड लिख देंगे, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर्स के। नो आर्ग्यूमेंट तो हमने कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी देख ही लिया है। आप चाहें तो यहाँ वैल्यूज़ को जैसे कुछ भी डाल दिया तो अब ये नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं ली है, तो ये आपका कंसिडर हो गया उसके अंदर। अब दूसरे टाइप का जो कंस्ट्रक्टर आता है वो समझिए। चलिए इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई कर लें, या आप चाहें तो दूसरा भी ले सकते हैं। अभी के लिए हम इसको मान लीजिए थोड़ा अलग करके लेते हैं, और हमने यहाँ पर स्ट्रिंग मान लीजिए ले लिया। सॉरी, स्ट्रिंग मान लीजिए आपने लिया, और स्ट्रिंग आपने नेम टाइप का ले लिया। चलिए ठीक है, और हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लेने की जैसे कोशिश कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होगा, वही कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल के नाम से होगा। और ये कंस्ट्रक्टर आपका किस टाइप का है, पब्लिक कंस्ट्रक्टर है, मतलब इसको आप अदर क्लासेस से भी यूज़ कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ये एक्सेसिबल होगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ लिखा, और यहाँ पर आपने क्या किया, वैल्यूज़ को, इसको अभी के लिए हटा देते हैं, या इसको रख भी लें। हम यहाँ पर इनपुट मार करके इस तरीके से वैल्यूज़ लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा स्ट्रिंग, और हमारा चाहें तो सीधा भी ले सकते हैं, और चाहें तो इसको अलग अलग उस पर भी ले सकते हैं ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ हमने स्ट्रिंग टाइप जो है इसको पास कर दिया, और मान लीजिए हमने इसको लिख दिया कुछ भी, S1 लिख दिया, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं, है ना। तो ये मैच करेगा कंपाइलर आपका जब उसको वो वैल्यूज़ चाहिए होंगी, ठीक है। और ये जो S1 है, इस S1 के अंदर आपने क्या डाल दिया, या S1 के अंदर नहीं, जो नेम है आपका, इस नेम के अंदर आपने क्या डाल दिया, S1 डाल दिया, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना, और उस S1 को आपने क्या किया, S1 को नेम में डाल करके और नेम को यहाँ पर प्रिंट भी करवा दिया। तो इस तरीके से आपने मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर काम है वो किया। क्या कर रहे हैं, दोबारा समझना। सबसे पहले एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं, रेफरेंस जो भी होता है हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग पढ़ी हुई है, और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जो कि सेम नेम ऑफ क्लास है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में एक स्ट्रिंग जो है इसके अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट हम जो है टाइप पास कर रहे हैं कि भाई स्ट्रिंग टाइप का जब भी आपको ऑब्जेक्ट से वैल्यूज़ आएंगी, आप यहाँ पर आप उसको यहाँ के थ्रू लोगे, और उस S1 को हम किस में स्टोर करा रहे हैं, जो हमने पहले से ऊपर वेरिएबल ले रखा है नेम, इसके अंदर हम इसको करवा रहे हैं स्टोर, और फिर इसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब एक बार इसको देखिए, मान लीजिए आपने लिखा यही, और अब इसको हमने प्रिंट कराया। अच्छा, इसमें आप चाहें तो यहाँ से भी डायरेक्ट वैल्यू देखिए दे सकते हैं। मान लीजिए मैं लिखूँ जावा, तो अब आप देखिए अभी तक तो हमने कुछ वैल्यू इसको दी नहीं थी ऊपर, और हम चाहें तो यहाँ से इसको जावा सीधा दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए हमने ये प्रिंट करवाया, देखिए जावा आ गया। अब आप समझिए आपने ऊपर कहीं कुछ नहीं दिया था, उसके बाद भी आपको जो है चीज़ निकल के आ गई, लेकिन अब ये कहाँ से कहाँ पहुँची है। सबसे पहले कंपाइलर कहाँ आया, यहाँ आया। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि कंपाइलर ऊपर गया है। सबसे पहले कंपाइलर कहाँ आएगा, आपके मेन प्रोग्राम पर आएगा, मेन फंक्शन पर आएगा, और यहाँ आने के बाद में ये देखेगा कि भैया कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है किस क्लास का, कंस्ट्रक्टर example2 नाम का, और ये कॉल कर रहा है एक कंस्ट्रक्टर को जो कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, और अभी वो 1 पैरामीटर ले रहा है। तो ये 1 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है आपको यहाँ से देखने को मिल गया है। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो आप ये मान के चलिए कि कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा, ठीक है। अब अगर बात करें, ये जावा जो है वो उठ के कहाँ आया, यहाँ पर आया, और फिर ये आपका जावा S1 में क्या है, जावा है, तो इस S1 को ही हमने कहाँ डाला, नेम में डाला, और इस नेम को हमने प्रिंट कराया, तो हमारा जावा प्रिंट हो गया। देखने में हड़क लगता है लेकिन सच में नहीं है, मानिए मेरी बात। देखिए कैसे, मान लीजिए आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया,
सेम क्लास का आपने मान लीजिए एक और ऑब्जेक्ट बनाया इस टाइप से, ठीक है। अब मुझे ये समझाइए कि अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, ऑब्वियस बात है ऑब्जेक्ट का नाम आप अलग रखेंगे, ठीक है। इसको अगर मैं सेव करके रन करता हूँ तो क्या होगा, देखिए कंपाइल किया, रन किया, जावा और पाइथन दोनों आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी बार आप एक नया कंस्ट्रक्टर मतलब जितनी बार भी एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और हर ऑब्जेक्ट के लिए एक बार कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। तो आप जितनी भी बार, मान लीजिए मैं यहाँ इस लाइन को और एक बार लिखूँ आपके लिए और यहाँ पर और एक बार इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँ, इसको सेव कर दें, देखिए जावा पाइथन ये, तो आप कितने भी ऑब्जेक्ट बनाइए और आपको वैल्यूज़ पास हो जाएंगी। आप चाहते तो यहाँ पर भी एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है स्ट्रिंग में आप डाल सकते थे, जैसे कि आपको डालना सिखाया है, तो उसको ये ओवरराइड कर देती। मान लीजिए हम यहाँ पर स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो लिटरल से डालते और इस तरीके से हम यहाँ पर हेलो लिखते, तो ये जो हेलो है ये आपका क्या होता, ये ओवरराइड हो जाता नीचे से आने वाली वैल्यूज से, ठीक है ना। तो ये आप समझ के थोड़ा सा चलिए, बट अगर हमको यही करना होता, इनिशियलाइज करवाना होता, तो फिर हम ऑब्वियस बात है कंस्ट्रक्टर ही नहीं बनाते, तो हम हमेशा इसको नीचे से लेकर के चलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब एक समझना आप लोग, इससे पहले वाले प्रोग्राम में जब हमने जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, जिसमें हमने एक भी पैरामीटर पास नहीं किया था, वहाँ हमने ये स्टेटमेंट लिखा था, सिंपली इतना, और आपका फिर भी प्रोग्राम रन हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, है ना। अब एक बार इसको करके देखते हैं, देखिए आपको एक एरर रिटर्न करके अच्छा ये तो खैर ख़राब एरर है। ख़राब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने इसका नाम चेंज नहीं किया, वो उस चीज़ की एरर है। और जितनी भी एरर आपके आ रही है ना, ये सारी एरर्स जो है वो क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलती हैं, और वो भी अच्छे एग्जामिनेशंस में, लाइक गेट, नेट, हर जगह आपको वो कंफ्यूजन के लिए देंगे ये चीज़ें। देखिए क्या एरर आई है, ढंग से देखिए आप। OBJ4 में एरर आ रही है और एरर का नाम क्या आ रहा है, रीज़न में क्या दिख रहा है, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिस्ट डिफर इन द लेंथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने पहले चलाया तो ये चल गया था, लेकिन अब नहीं चल रहा है। तो अब ये क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव वन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट इफ you had already made any constructor, then compiler will not create a default constructor for you, ठीक है। So if you are having this type of call, right, in which here you have 1 2 3 different parameters, but the count is 1, you have 1 Java, 1 Python and यू कैन हैव मल्टीपल, तो उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके पास में एक ही आर्ग्यूमेंट है, यू हैव सिंगल आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर आपने एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, तो अब ये वो वाला कंपाइलर तो ढूंढ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कंपाइलर ने बनाया ही नहीं है। तो आप चाहें तो इस एरर को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टर और बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर चाहो तो आप इसमें कुछ भी मत लिखो, और चाहो तो आप बस, आपको आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना है, नीचे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको सेव करो। अब ये क्या करेगा, जब ये तीनों कॉल इसको करने हैं तब तो ये जाएगा इसके पास, जब यहाँ इसको कॉल करना है तो ये जाएगा पर्टिकुलर इसके पास। देखिए हो गया कंपाइल, ये आपका प्रोग्राम रन कर गया है। और इसके अंदर गया है कि नहीं गया है, ये आपको अगर चेक करना है, आपको लगता है कि सर कह रहे हैं कि इसके अंदर गया है, तो सर ने तो सिर्फ एरर हटाने के लिए कर दिया है, तो वैसा भी नहीं है, डबल कोट्स नहीं लगाए हैं, ये लगा देते हैं एक बार, देन वी हैव टू सेव इट।
ठीक है, सबसे पहले क्या आ रहा है, इन जीरो कंस्ट्रक्टर देन जावा देन पाइथन देन पाइथन, राइट। सो मेरे हिसाब से अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो हमने एक बात कही थी कि अगर आपने एक भी टाइप का कंस्ट्रक्टर बना दिया उसके बाद वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर बनाता है वो ऑटोमेटिकली नहीं बनता है, प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। तो या तो आप बनाइए, तो ध्यान रखिए एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप भी बना दीजिए जो कोई भी काम नहीं करता हो। तो कभी भी ऐसा आर्ग्यूमेंट आपको देखने को मिले जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, तो उसको वो एंटरटेन कर देगा और आपका काम जो है वो कम से कम हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी बातें हमने करी ली थी। अब अगर हम एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर से कॉल करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। वो चीज़ कैसे होगी वो देखिए। तो मान लीजिए आप एक कोई वेरिएबल लेके चलते हैं सम नाम से, ठीक है। सबसे पहले आप एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो सबको पता है कंस्ट्रक्टर किसके नेम से बनेगा, सेम नेम ऑफ क्लास। तो हमने एक क्लास का नेम उठाया, ये लिखा और इसके अंदर ये हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया जो कि ज़ीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, हमारे लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। ये हमने सबसे पहले बना करके छोड़ा। अब एक और कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, बॉडी यहीं से ले लेते हैं इसकी, ये कंस्ट्रक्टर हमने बनाया और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया, ये कंस्ट्रक्टर बना करके और यहाँ हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए, ठीक है। अब मान लीजिए आपने लिखा इंट a1 इंट a2, मान लीजिए दो वैल्यूज़ और आपको सम करनी है और कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपको ये काम करना है। तो हमने इंट a1 इंट a2 लिया और यहाँ पर ऐड करने के लिए हमने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा, उसको मान लीजिए अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ। चलिए इसको अभी के लिए मैं छोड़ता हूँ। मुझे ऐड करना है दो चीज़ों को और वो ऑब्वियस बात है ऐड जो हैं वो आपके कर देंगे हम। तो ऐड क्या होगा, a1 प्लस a2 होगा, ठीक है। और इसको हम प्रिंट भी करवा देंगे तो उसका कोई इशू नहीं है। और मान लीजिए डिस्प्ले कराने के लिए आप एक फंक्शन और बनाते हैं, चाहता तो मैं वहाँ भी उस काम को करवा देता था, लेकिन आपको एक फंक्शन के साथ भी ये चीज़ समझनी चाहिए। मान लीजिए आपने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले नाम से और आप क्या करना चाह रहे हैं, डिस्प्ले करना चाह रहे हैं जो आपका एडिशन हुआ। तो यहाँ हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये लिखा हमने सम इज, आप एग्जाम्पल्स कहीं से भी कर लीजिए, उसका कोई इशू नहीं होता है, कभी भी समझ में आपको आनी चाहिए चीज़ें। और यहाँ पर आपने इसको सम किया, ठीक है, और सम को प्रिंट करवाया, ठीक है। सम नहीं किया, सम को प्रिंट करवाया और सम जो हमने ऊपर लिया था उसके अंदर हमने ये वैल्यूज़ डाल दी। सम इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश कीजिए कि हमने एक सम नाम से वेरिएबल लिया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट दो कंस्ट्रक्टर लिए हमने, टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया और a1 और a2 को ऐड करके सम में डाल दिया। अब ये a1 a2 आएंगे कहाँ से, ठीक है, ये थोड़ा समझने की बात है। तो ये आपको पता है जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करेंगे इसको। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास का नेम चाहिए होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आप हमेशा लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, राइट। और इसके बाद आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल2 और यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे इज इक्वल्स टू न्यू और फिर ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब समझने की बात यह है क्या यहाँ पर आपको एरर थ्रो होगी क्या,
तो नहीं होगी, क्योंकि हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो इस स्टेटमेंट को लिखते ही कॉल होगा, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम ऑलरेडी ऊपर बना चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी उस केस में। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, डिस्प्ले यूज़ करेंगे। तो आप क्या करेंगे, हमेशा ऑब्जेक्ट का नेम डॉट और जो मेथड है आपका, क्या मेथड है, डिस्प्ले, इसको आपने सिंपली कॉल किया obj1 डॉट डिस्प्ले, तो आपका ये डिस्प्ले फंक्शन चल जाएगा। अब समझना सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपका कंट्रोल आएगा, ये एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनते एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऊपर जाएगा और उसके बाद में चीज़ें काम करेंगी। अब ऊपर जाएगा, ऊपर तो वैल्यूज़ हमने कुछ इनिशियलाइज ही नहीं कराई हैं, और हमारा मोटिव क्या है, एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, ठीक है। तो वो थोड़ा सा देखना होगा। यहाँ पर हमारे पास जो एक कंस्ट्रक्टर example2 नाम से फंक्शन है, यहाँ से मुझे ये नीचे वाला कॉल करना है, इसकी वैल्यूज़ कॉल करनी है। तो ये ध्यान रखना, एक दिस कीवर्ड आता है जिसके बारे में आपने C++ में भी देखा होगा। इस दिस से अगर हम इस तरीके से स्टेटमेंट लिखें, मान लीजिए कुछ भी आपको वैल्यूज़ पास करनी है 5,7, ये आपने पास की, जैसे ही आप ये लिखेंगे वैसे ही आपका जो ऑब्जेक्ट है कंसर्न, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो आपका इसके कंसर्न कंस्ट्रक्टर होगा जो 2 पैरामीटर लेता होगा विद द सेम टाइप, उसको ये सीधा कॉल कर लेगा, और यहाँ से आपका सेकंड कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और वो कौन सा कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा, और जो आपकी A1 और A2 में वैल्यूज़ हैं वो 5 और 7 आएंगी, और वो सम होकर के आ जाएंगी। लेकिन क्या ये रिटर्न करते वक्त अब सिर्फ सम से काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा। दिस के लिए अलग से फिर क्लास लेनी पड़ेगी, तो थोड़ा दिस के बारे में भी आपको बता देंगे। तो दिस डॉट सम जैसे ही आपने लिखा, ये फिर उसको वापस उसी जो वैल्यू सेव्ड है उसके अंदर रेफरेंस में डाल देगा, और आपको चीज़ें जो हैं वो दिख जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। अब आपने हर तरह का कंस्ट्रक्टर का टाइप देख लिया है, डिफ़ॉल्ट, 1 पैरामीटराइज्ड, 2 पैरामीटराइज्ड जो कंपाइलर खुद कॉल कर रहा है, एक कंस्ट्रक्टर से हम दूसरे कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करेंगे, दिस कीवर्ड के थ्रू हम कॉल करेंगे, और ये डिपेंड करेगा, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर अगर होते तो उन कंस्ट्रक्टर्स को वो उसके आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से और सीधा कॉल कर सकता है, और ये दिस जो है वो सीधा ऑब्जेक्ट के पास वैल्यूज़ भेजेगा, और आपने ये लिखा और आपकी वैल्यूज़ कंपाइल हो जाएंगी और आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर था। आई थिंक इनफ है कंस्ट्रक्टर के बेसिक के लिए। बाकी अगर इसके आपको दिस के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट जो हमने थ्योरी में पढ़ा, एक स्टैटिक के लिए, एक फाइनल के लिए, तो एक साथ ही मैं क्लास ले लूँगा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मैं क्लेरिफाई करवा दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।